आजाद भारत अपने 100 साल करने के एक और साल करीब हो गया है। इस साल 15 अगस्त को भारत आजादी का 80 साल बड़े धूमधाम से मना रहा है। इस 80 साल में भारत ने कई उतार चढ़ाव देखे, बुलंदी की कई कहानियां लिखी, कई किस्से बुने, मुश्किलें भी झेली, पर भारत डटा रहा अपने सिद्धांत पर, अपने राष्ट्र सम्मान पर और अपने पहचान पर। आजाद भारत और आजादी के बाद के भारत के हजार किस्से हैं, पर आज 15 अगस्त के इस खास मौके पर हम आपको सुनाएंगे वंदे मातरम का किस्सा, जिसके इर्द गिर्द गर्व भी रहा, विवाद भी और सियासत भी। एक ऐसा दिन जब पूरा देश तिरंगे के रंग में रंग जाता है। लेकिन इस बार आजादी के जश्न में एक ऐसे गीत केंद्र में है जिसने अंग्रेजी हुकूमत के दौर में सुर नहीं छेड़े थे, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के भीतर आजादी की आग जलाई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम की। वंदे मातरम 150 साल पहले लिखे गए इन दो शब्दों ने कभी आंदोलन की आवाज दी, कभी क्रांतिकारियों में जोश भरा, कभी राजनीति को गरमाया, और अब 2026 में यही गीत एक नए कानून की वजह से फिर देश की बहस के केंद्र में है। क्योंकि अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि वंदे मातरम कौन गाएगा, सवाल ये है कि वंदे मातरम के सम्मान को लेकर कानून क्या कहता है, और आखिर इस गीत की वो पूरी कहानी क्या है जिसकी शुरुआत 1875 में हुई और जो 2026 में संसद और कानून तक पहुंच गई। इस 15 अगस्त पर हम आपको बताएंगे वंदे मातरम की पूरी कहानी, बंकिम चंद्र से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन तक, कांग्रेस अधिवेशन से लेकर संविधान सभा तक, राष्ट्रीय गीत बनने से लेकर 2026 के नए कानून तक। तो कहानी शुरू होती है 1875 से। लेखक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसी दौर में उन्होंने रचा वंदे मातरम। सरकारी दस्तावेजों में 7 नवंबर 1875 को इसकी रचना से जोड़ा जाता है। बाद में यही गीत बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ, जो कि 1882 में प्रकाशित हुआ, का हिस्सा बना। यानी जिस गीत को आज पूरा देश राष्ट्रीय गीत के तौर पर जानता है, उसका जन्म आजादी मिलने से करीब 7 दशक पहले हुआ था। जब बात वंदे मातरम की हो रही है तो सबसे पहले जानते हैं उसका अर्थ होता क्या है। इसका अर्थ है माँ, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। यहाँ माँ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि मातृभूमि का प्रतीक बन जाती है। यही वजह थी कि धीरे धीरे ये गीत साहित्य के पन्नों से निकलकर राजनीतिक और राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा बन गया। आप समझिए कि इसे सबसे पहले सार्वजनिक पहचान कब मिली। दरअसल वंदे मातरम को राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ा मंच 1896 में मिला। कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में इसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने गाया। यहीं से इस गीत की पहुंच साहित्य से निकलकर राष्ट्रीय आंदोलन की मंच तक तेजी से बढ़ी। इसके बाद 1905 आया, बंगाल विभाजन का दौर। देश में स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा और इसी दौरान वंदे मातरम एक गीत से बढ़कर आंदोलन का नारा बन गया। सड़कों पर जुलूस, सभाओं में नारे और अंग्रेजी शासन के खिलाफ उठती आवाज। वंदे मातरम सरकारी ऐतिहासिक विवरणों में 7 अगस्त 1905 को राजनीतिक नारे के रूप में इसके इस्तेमाल का उल्लेख मिलता है। यानी ये सिर्फ संगीत नहीं था, ये उस दौर में राजनीतिक प्रतिरोध की भाषा बन चुका था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। देश में जबरदस्त विरोध हुआ, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, विदेशी सामान का बहिष्कार, देसी वस्तुओं का प्रचार और सड़कों पर निकलते हजारों लोग। इन्हीं जुलूसों में एक आवाज बार बार सुनाई देती थी, वंदे मातरम। अब ये गीत नहीं था, ये था विरोध का नारा, अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रतिरोध की पहचान। इसी वजह से ब्रिटिश प्रशासन की नजर में भी वंदे मातरम संवेदनशील हो गया। कई जगहों पर इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने की कोशिश हुई, लेकिन जितनी रोक उतनी ही तेज आवाज, वंदे मातरम। अब समझते हैं कि आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम कहाँ था। 20वीं सदी की शुरुआती दशकों में वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे पहचाने जाने वाले नारों में शामिल हो गया। लेकिन यहीं से इस गीत को लेकर बहस भी शुरू हुई। क्यों? क्योंकि इसके बाद के अंतरों में मातृभूमि का वर्णन धार्मिक प्रतीकों पर देवी स्वरूपों से जोड़ता है। इसी वजह से स्वतंत्रता आंदोलन के भीतर भी ये सवाल उठा कि क्या पूरे गीत को सभी समुदाय के लिए समान रूप से स्वीकार्य बनाया जा सकता है। और इसी बहस का असर आगे चलकर इसके आधिकारिक इस्तेमाल पर भी पड़ा। अब यहाँ पे समझते हैं कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब मिला। तो फिर आया 24 जनवरी 1950। भारत गणमान्य बनने से ठीक 2 दिन पहले संविधान सभा की राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला हुआ। जनमन गण को नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया और वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रीय गीत का स्थान मिला।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट किया था कि वंदे मातरम जिसने स्वतंत्रता संघर्ष में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, उसे जन गण मन के समान सम्मान दिया जाना चाहिए। यहाँ पर एक फर्क समझना जरूरी है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान एक ही चीज नहीं है, दोनों की भूमिका अलग है। लेकिन वंदे मातरम को देश के स्वतंत्रता संघर्ष में उसकी भूमिका की वजह से ज्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मान मिला और यही ऐतिहासिक दर्जा अब 2026 में एक नए कानून का मोड़ तक पहुंच गया। तब समझिए नया कानून है क्या। तो आते हैं उस खबर पर जिसने वंदे मातरम को एक बार फिर देश की राजनीति और कानून के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। 2026 का प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशन ऑनर अमेंडमेंट, इससे पहले 1971 के कानून में राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान से जुड़े अपमान, इसके साथ ही राष्ट्र तथा राष्ट्रगान में जानबूझकर बाधा डालने जैसे कृतज्ञों पर दंड का प्रावधान था। 2026 के संशोधन ने इसे कानूनी दायरे में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी शामिल कर दिया। अब जानबूझकर वंदे मातरम के गायन में बाधा डालना अब दंडनीय अपराध के दायरे में है। आपको बताते चले कि इस प्रावधान के तहत राष्ट्रगान से संबंधित मौजूदा दंड व्यवस्था को राष्ट्रीय गीत तक बढ़ाया गया है, जिसमें 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। लेकिन यहाँ एक बेहद जरूरी बात है, इस कानून का मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति को हर जगह जबरन वंदे मातरम गवाने के लिए पुलिस पहुंच जाएगी। कानून का फोकस जानबूझकर रोकने, बाधा डालने या व्यवधान पैदा करने जैसे कृत्यों पर है। यानी बहस का असली सवाल है देशभक्ति की भावना और कानून की सीमा के बीच रेखा कहाँ खींची जाएगी। ये तो हो गई कानून की बात। अब आपको बताते हैं वो नया इतिहास जो इस बार बनने जा रहा है लाल किले पर। इस साल 15 अगस्त पर वंदे मातरम का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गाया जाएगा और इसकी खास बात यह है कि इसे राष्ट्रगान जनमन गण से पहले प्रस्तुत किया जाएगा। 2026 में सरकार देश भर में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का साल भर का कॉमेमोरेटिव प्रोग्राम भी चला रही है। इसकी शुरुआत नवंबर 2025 में हुई थी और नवंबर 2026 तक कार्यक्रम प्रस्तावित है। 4 में उसमें इस बात का जिक्र है कि हिंदुस्तान को एक लक्ष्मी कमला, हिंदुस्तान को दुर्गा और हिंदुस्तान को वाणी सरस्वती इस तरीके से पेश किया गया है और उसकी इबादत करना, इबादत के कलेमात को पढ़ना है, जबान से दोहराना है। हमारा समझना ये है कि देश में और मजहब के लोग भी, जैसे क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, बुद्ध मत हैं, उनके लोगों को भी इससे तकलीफ हो सकती है। लेकिन मैं इस मौके पर इस्लाम के बारे में ये कहूंगा कि ऐसे कलेमात अदा करना जो इस्लाम का जो तौहीद का तसव्वुर है, अकीदा है, अकीदे तौहीद के खिलाफ है। ये जो मुस्लिम क्या लग रहा है? तो साफ जाहिर है कि हुकूमत ऐसी कानून लाना चाहती है जिसके जरिए से वो मुसलमानों को इस्लाम पर अमल करने के बजाय इस्लाम के अकीदे के खिलाफ बोलने पर मजबूर कर रही है। ये इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। यही बात थी कि आजादी के बाद से आज तक 2026 आजादी तो हो गई 47, तो उस वक्त से लेकर आज तक कोई हुकूमत भी, चूंकि मुसलमानों को इस पर इतराज था, तो वो बाकी के 4 स्टैंडर्ड शामिल नहीं किए थे। तो उसके शामिल करने से क्या देश में तरक्की होने वाली है? यानी कम्युनल टेंशन बढ़ेगा, हेट्रेड बढ़ेगी और लोगों को अनसर्टेनिटीज बढ़ेगी। लोगों को ये लगेगा कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स उसको वायलेशन हो रहा है। तो ऐसा काम करना जिससे कम्युनिटीज में और तकलीफ बढ़े, ये काम हुआ है। इसलिए हम समझते हैं कि ये जो कुछ किया गया है इसके पीछे नीयत खराब है। ये नीयत ये है कि जो लोग भी इस्लाम के मानने वाले हैं, सिख मत के मानने वाले हैं, क्रिश्चियन मत के मानने वाले हैं, बुद्ध मत के मानने वाले हैं, उन पर जबरदस्ती ये दूसरा अकीदा मुसल्लत करने की कोशिश है। अब सवाल ये है कि वंदे मातरम को लेकर सवाल क्यों उठते रहे? तो जवाब है कि वंदे मातरम की कहानी सिर्फ गौरव की कहानी नहीं है, इसके साथ विवाद भी जुड़े रहे। सबसे बड़ा सवाल रहा है कि क्या पूरे वंदे मातरम को सभी भारतीयों से गवाया जाना चाहिए, क्योंकि गीत के बाद के अंतरों में धार्मिक प्रतीकों और देवी स्वरूप का उल्लेख आता है।
इसी कारण ऐतिहासिक रूप से सार्वजनिक और आधिकारिक अवसरों पर इसके शुरुआती हिस्से को प्राथमिकता देने की परंपरा बनी। अब 2026 में पूरे गीत और उसके आधिकारिक इस्तेमाल को लेकर फिर बहस तेज है। कुछ लोगों का तर्क है कि ये स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत है, इसलिए पूरे सम्मान के साथ गाया जाना चाहिए। दूसरी ओर सवाल उठाने वालों का कहना है कि देशभक्ति जरूरी है, लेकिन विविधता और व्यक्तिगत आस्था की स्वतंत्रता भी लोकतंत्र का हिस्सा है। यानी बहस सिर्फ गीत की नहीं है, बहस है राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या हो। 150 साल एक गीत का सफर कितना लंबा हो सकता है? इतना कि एक लेखक की कलम से निकलकर शब्द आंदोलन का नारा बन जाए, एक नारा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रतिरोध की आवाज बन जाए, वही गीत आजाद भारत में राष्ट्रीय गीत का दर्जा पाए और 76 साल बाद उसके सम्मान को कानूनी सुरक्षा देने की जरूरत महसूस हो। वंदे मातरम की कहानी सिर्फ अतीत नहीं है, यह आज भी एक सवाल पूछती है, क्या देशभक्ति सिर्फ आवाज में होनी चाहिए या फिर हमारे व्यवहार में भी? क्या राष्ट्र का सम्मान कानून से कराया जा सकता है या सम्मान दिल से आता है? और शायद इसका जवाब भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में ही छिपा है। सम्मान भी हो, स्वतंत्रता भी हो और विविधता भी बनी रहे। वंदे मातरम की कहानी 1875 से शुरू हुई थी। 150 साल की इस कहानी में वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं रहा, ये कभी आंदोलन था, कभी भावना, कभी राजनीतिक बहस और आज भारत के राष्ट्रीय सम्मान का हिस्सा है। लेकिन शायद इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि राष्ट्र सिर्फ जमीन का नाम नहीं है, राष्ट्र उन करोड़ों लोगों का नाम है जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग आस्था रखते हैं, अलग अलग विचार रखते हैं, लेकिन एक तिरंगे के नीचे खड़े होते हैं। इसलिए वंदे मातरम की असली ताकत शायद सिर्फ इसे गाने में नहीं, बल्कि उस भारत को समझने में है जिसके लिए इसे लिखा गया था। एक ऐसा भारत जहां आजादी भी हो, सम्मान भी, विविधता भी और एकता भी। तो आजादी के इस जश्न में कहानी वंदे मातरम की में बस इतना ही। आप सभी को हमारे तरफ से और मुंसिफ टीवी की तरफ से आजादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखते रहें मुंसिफ टीवी। जय हिंद, जय भारत।